Good morning, student. How are you all? I hope that all will be well. You must have completed your previous work. Student, today we are going to read and understand our next chapter. Our next chapter is seeds and seeds. So let's start to get it. Seeds and seeds mean बीज ही बीज. Gopal was waiting for his मौसी's family to visit them. गोपाल अपने मौसी के परिवार का इंतज़ार कर रहा था to visit them, उनके साथ घूमने के लिए. They will be coming the next day for their holidays. उन्हें आना था. कब आएंगे वे लोग? They will be आएंगे नेक्स्ट डे, अगले दिन, फॉर देयर हॉलीडेज, अपनी छुट्टियों के. जब उनकी हॉलीडेज होंगी तो उसके अगले दिन वे आएंगे. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. वह सोच रहा था सारी मस्ती के बारे में एंड अच्छे अच्छे फूड के बारे में that he would have with his cousins, जो अपने कजिन्स के साथ वो करने वाला था, भोजन करने वाला था और मस्तियाँ करने वाला था. उनके बारे में वो सोच रहा था. Just then his mother called out, गोपाल बिफोर यू स्लीप. ठीक तभी, जस्ट देन मीन ठीक तभी, उसकी मम्मी ने उसे बुलाया. गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ चना. गोपाल, सोने से पहले याद रखना 2 छोटी कटोरी चने भिगाने की. सी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस. वो जा रही थी उसकी बुआ के घर. कहाँ जा रही थी? बुआ के घर. एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, और उन्हें सुबह ही लौटना था. इसलिए उन्होंने गोपाल से कहा था कि रात को जब सोओगे तो 2 कटोरी चना भिगा देना. एज ही वॉज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 persons. वह जब चने भिगा रहा था तो गोपाल ने सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स, कैसे होंगे 2 छोटी कटोरियाँ ऑफ दिस, किसकी? चने की. बी इनफ फॉर 8 person, 8 लोगों के लिए कैसे पर्याप्त होंगी ये 2 छोटी कटोरी चना. सो ही सॉक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना. इसलिए उसने 2 और कटोरी चना भिगा दिया. इसका मतलब उसने अब 4 बाउल्स चना सोक करने के लिए डाल दिया था. व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, शी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल्स. जब उसकी मदर रिटर्न मीन वापस आई, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, सी सॉ उन्होंने देखा, दैट की द चना वर ओवरफ्लोइंग, जो चने थे वो ओवरफ्लोइंग हो रहे थे. कहाँ से? फ्रॉम द वेसल्स, बर्तनों से. जो बर्तन, जिस बर्तन में गोपाल ने चने भिगाए थे, ये दिख रहे हैं ना आपको नीचे गिरे हुए बर्तन में से चने इतने फूल के ऊपर हो गए थे भीग के कि वो बहुत ज़्यादा हो गए थे और नीचे भी गिरने लगे थे, ओवरफ्लो होने लग गए थे. हाउ मच डिड यू सोक, तुमने कितना भिगाया? आस्क्ड हिज मदर, उसकी मम्मी ने पूछा उससे. हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हो गया? वंडर्ड गोपाल, गोपाल हैरानी से देखकर बोला, ये कैसे हो गया? ये मैंने तो इतना सा ही भिगाया था, ये पूरा कटोरे से बाहर कैसे निकलने लग गया? वो सोचने लग गया. यू सोक टू मच, तुमने बहुत ज़्यादा भिगा दिए गोपाल. एनीवे इट इज़ गुड, चलो कोई नहीं, अच्छा ही हुआ. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, इनमें से अब मैं आधे क्या करूँगी? पकाऊंगी. एंड लीव द अनदर हाफ, और जो दूसरा आधा हिस्सा होगा उसे छोड़ दूंगी. किस लिए? टू स्प्राउट, स्प्राउट करने के लिए, अंकुरित करने के लिए उन्हें छोड़ दूंगी. आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, इन्हें मैं तुम्हारी बुआ के लिए भेज सकती हूँ. द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, डॉक्टर ने उन्हें स्प्राउट्स खाने को कहा है. मदर सेड सी टाइड, माँ ने ऐसा कहा कि डॉक्टर ने तुम्हारी बुआ को स्प्राउट्स खाने को कहा है. सी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हैंग देम इन टू स्प्राउट. उन्होंने क्या किया?
आधे जो चने थे उन्हें उन्होंने एक गीले कपड़े में बांध दिया, टाइम इन बांध दिया, और हैंग देम अप, और उन्हें लटका दिया, टू स्प्राउट, स्प्राउट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा क्वेश्चंस को। व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई? आपके घर में कौन कौन सी चीज़ों को भिगा कर पकाया जाता है? आपने देखा होगा अपनी मम्मी लोगों को दाल भिगाते हैं ना, चना, राजमा, मटर, इन सब चीज़ों को भिगा कर पकाते हैं। कभी चावल भी, जब खीर बनानी हो तो चावल भी भिगा कर रखते हैं। क्यों रखते होंगे ऐसा, तुम्हें पता है क्यों रखते होंगे बच्चों? ऐसा इसलिए रखते हैं क्योंकि भीगने से ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, और उससे आसानी से पकाने में भी आसानी हो जाती है। ठीक है, इसलिए उन्हें भिगाकर खाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट थिंग्स डू यू आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे स्प्राउटेड, हाउ मच टाइम डज इट टेक? व्हाट थिंग डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? आपने कौन सी चीज़ें खाई हैं स्प्राउट करने के बाद, उन्हें अंकुरित करने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें आपने खाई हैं? हाउ आर दे स्प्राउटेड, वे कैसे स्प्राउट होती हैं? हाउ मच टाइम डज इट टेक, ये कितना समय लेती हैं? तो आपको बताना है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें स्प्राउट होके खाई हैं। आई थिंक आपने चना तो सभी ने स्प्राउट होके खाया होगा, मूंग की दाल भी खाई ही होगी सभी ने, नहीं भी खाई है तो आजकल छुट्टियां हैं, आप यहाँ पढ़ के मैं आपको बताऊंगी कैसे स्प्राउट्स दिखते हैं, फिर आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ओके, ये देखिए, ये है स्प्राउटेड चना। देखा, याद आ रहा है आपको? आपने अपने घर में देखे होंगे ना, ये इस तरह से भिगा करके इस तरह से चनों पर स्प्राउट आ जाते हैं बच्चे। ये वाइट वाइट कलर के आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? बेबी रूट्स हैं। क्या है? बेबी रूट्स। अभी मैं आपको फिर आगे बताऊंगी इसे, इस तरह के देखिए। और ये देखिए मूंग दाल, ये इस तरह से स्प्राउट हुई हुई आपने खाई होगी। ये नहीं भी खाई है तो आप देखिएगा, पहले इन्हें भिगाना है आपको, फिर उसके बाद जैसे गोपाल की मदर ने उन्हें भिगो एक दिन पूरा भिगाया, अगले दिन सुबह उन्हें एक गीले कपड़े पर बांध के लटका दिया, तो उससे उसे क्या मिलेगा? हवा भी मिलेगी और पानी भी मिलेगा, जिससे हवा और पानी दोनों मिलने से वो क्या हो जाएंगे, इस तरह से उन पे अंकुरण आ जाएगा बीजों पर। फिर आप इन्हें भून के खा सकते हैं, या ऐसे भी खा सकते हैं इन्हें, और वैसे भी खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होते हैं और न्यूट्रिटिव होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हम कैसे ये चना और मूंग की दाल को स्प्राउट होकर खाते हैं। आपने खाया होगा। वो हाउ आर दे स्प्राउटेड, ये कैसे स्प्राउट होते हैं मैंने अभी आपको बताया। जैसे गोपाल की मम्मी ने देखा था ना आपने, कि गोपाल ने पहले दिन भिगा दिए थे पूरी एक रात, और अगली सुबह उसकी मम्मी ने गीले कपड़े में उन्हें टाइट करके बांध के दरवाजे पर, दीवार पर लटका दिया था, जिससे क्या हुआ कि उन चनों को क्या मिला? हवा भी मिली और पानी भी मिला, जिसके कारण वो स्प्राउट हो गए। हाउ मच टाइम डज इट टेक? बेटा, जो चने होते हैं ये लगभग 36 to 48 आवर्स में अंकुरित होते हैं, मतलब इन्हें 3 दिन लग जाते हैं। और जो मूंग की दाल होती है वो 1 दिन के लगभग में ही स्प्राउट हो जाती है। ठीक है, इन्हें गर्म जो कपड़े में हम बांध करके, इन्हें गर्मी भी मिलती है, साथ में वार्म भी मिलता है इन्हें। ठीक है, तो गर्मी भी मिलती है, हवा भी मिलती है और पानी भी मिलता है, जिसके कारण ये स्प्राउट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, वाई? क्या कभी किसी डॉक्टर ने या किसी और ने आपसे स्प्राउट्स खाने को कहा है? कहा तो होगा ही। जब हम कभी बीमार होते हैं या हमें वीकनेस आती है तो हमें डॉक्टर्स बोलते ही हैं, और घर में भी हमारी मम्मी या दादी या कोई भी पड़ोस की आंटी बोलती है ना, इसे स्प्राउट्स खिलाओ। तो स्प्राउट्स क्यों खाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हमसे कहा जाता है कि स्प्राउट्स खाओ? क्योंकि स्प्राउट्स हेल्दी और न्यूट्रिटिव होते हैं, इनमें बहुत न्यूट्रिशन होता है।
Now here is a activity given to you. So देखते हैं कैसे हम एक्टिविटी, इसमें क्या एक्टिविटी दी है हमें. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स. आपको याद है आपने क्लास 4 में एक एक्टिविटी की थी सीड्स के साथ. तो आपको याद कीजिएगा और मुझे बताइएगा अगली बार कि आपने कौन सी एक्टिविटी में आपसे पूछूंगी. ठीक है. नाउ ट्राई अनदर वन. एक और हम कोशिश करते हैं यहाँ पर एक एक्टिविटी. तो पहले हम इसे समझ लेते हैं क्या एक्टिविटी करनी है हमें. फर्स्ट पॉइंट, टेक सम चना एंड 3 बाउल्स. आपको कुछ चने लेने हैं और 3 कटोरियाँ लेनी है. सेकंड पॉइंट, पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विथ वाटर. आपको जो पहली कटोरी है उसमें 5 चने के सीड रखने हैं और उन्हें पानी से भर देना है कटोरी को. ठीक है. थर्ड पॉइंट, पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल. फिर आपको सेकेंड बाउल में एक गीला कपड़े का टुकड़ा या फिर आपकी रुई होती है कॉटन की, जो उसको रख देना है. ठीक है. नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना. जितने चने आपने फर्स्ट बाउल में रखे थे 5 चना, उतने ही चने आपने इसमें भी रखने हैं. मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट. और ये याद रखना, श्योर करना है कि आपने कॉटन को या जो गीला कपड़ा, जो कपड़ा भी आपने रखा है कपड़े का टुकड़ा, वो गीला होना चाहिए. क्या होना चाहिए? गीला होना चाहिए. ऐसा नहीं खाली ऐसे सूखा कॉटन निकाला और रख दिया कटोरी में. लास्ट पॉइंट, पुट द सेम नंबर ऑफ चनाज इन द थर्ड बाउल. अब जो थर्ड बाउल है उसमें भी आपको उतने ही चने रखने हैं. कितने? 5. डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट. और इसमें और कुछ भी नहीं रखना है आपको, कुछ भी नहीं. कवर ऑल द 3 बाउल्स. आप जो 3 बाउल्स आपने रख दिए हैं, तैयार कर दिए, उन्हें आपने ढक देना है. ठीक है. तो उसके बाद आपको इन्हें ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल्स. इन्हें 2 दिन बाद ऑब्जर्व करना है और अपने बाउल्स में जो भी चेंजेस आए उन्हें यहाँ पर नीचे दिया गया है इस टेबल में नोट करना है. ओके. तो मैं आपको दिखाती हूँ आपको एक्टिविटी कैसे करनी है. आपको सबसे पहले एक कटोरी ये लेनी है. इसमें देखिए 5 चना मैंने रखे हैं और इन्हें ऐसे पानी में डुबो देना है. ठीक है. फिर सेकंड बाउल लेना है आपको. उसमें भी आपको ये कॉटन का कपड़ा कॉटन की ऊल रखी है मैंने, इसे मैंने भिगाया है और इसके ऊपर ये 5 चने इसमें भी रख देने हैं. ओके. उसके बाद आपको थर्ड बाउल लेना है. इसमें कुछ भी नहीं रखना, सिर्फ 5 चने रखने हैं. उसके बाद आपको इन तीनों बाउल्स को इस तरह से एक से प्लेट से कवर कर देना है और अगले दिन आपको इन्हें ओपन करके 2 दिन बाद आपको इन्हें खोलकर देखना होगा. तो आपको एक में दिखा देती हूँ. मैंने ये भिगाए थे, कल भिगाए थे, ये वाले चने जो भिगाए थे आपको मैं दिखा रही हूँ. ये इस तरह से फूल जाएगा. देखिए आप, इस तरह से होता है ना चना, ये इस तरह से फूल जाएगा भीगा हुआ चना. और जो इसका छिलका है ये सीड कोट, ये जो है इसका आउटर पार्ट, इसको सीड कोट कहते हैं बच्चों. और ये जो आगे से नुकीला सा आपको दिख रहा है इसे रेडिकल कहते हैं. और बीच में यहाँ पर थोड़ा गड्ढा सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर हाइलम होता है, इसे बोलते हैं हाइलम. यहाँ से जो है इसका क्या, हाइलम का क्या काम होता है, जो ये सीड होता है यहाँ इसके अंदर जो बेबी प्लांट है उससे ये जुड़ा होता है, यहीं से बाहर निकलता है बेबी प्लांट. गॉट इट. हाइलम्स के थ्रू बाहर निकलता है. और जो ये रेडिकल होता है, रेडिकल मीन्स होता है बेबी रूट, यहीं से स्प्राउट होके चना बाहर निकलता है. अभी मैंने आपको दिखाए थे ना स्प्राउटेड चना, उसमें जो वाइट कलर के निकले थे वो यहीं से निकलते हैं, ये रेडिकल से, जो आगे से आपका नुकीला दिख रहा है. अब मैं आपको इसे छील के दिखाती हूँ इसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है. ये देख रहे हैं आप, मैंने छीला, ये आउट ब्राउन कलर का है ये आउटर छिलका इसका. इस छिलके को बच्चों बोलते हैं सीड कोट. क्या बोलते हैं इसे? सीड कोट. ये आपका सीड कोट है. सीड कोट का क्या काम होता है? सीड कोट, जैसे कि हम कोट पहनते हैं ना, कोट कपड़े जो भी हम पहनते हैं वो हमारी बॉडी को
बचाता है नुकसान से। कौन से नुकसान से? गर्मी से होने वाले, जाड़ा, बरसात, इन सब से, धूल मिट्टी, इन सब से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सेम उसी तरह का ये सीड कोट भी होता है, ये सीड को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ओके। और ये देखिए, ये अंदर इसका ये देखो आप, ये देख, अभी मैं इसे 2 पीस में करके दिखाऊंगी आपको, इस तरह से। ध्यान से देखिए, गौर से। आपको ये जो दिख रहा है ये है कॉटिलेडन। ये क्या है? कॉटिलेडन। और ये आगे से दिख रहा है, यहाँ पर जहाँ मैंने आपको रेडिकल दिखाया था आगे से नुकीला सा, इसके अंदर एक उभरा हुआ सा दिख रहा है छोटा सा, ये होता है बेटा, यही होता है बेबी प्लांट, एम्ब्रियो। इसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। ओके। ये एम्ब्रियो का जो ये ऊपर वाला रेडिकल वाला पार्ट होता है, ये जहाँ से है, इससे रूट बाहर निकलता है। क्या निकलता है? पहले रूट डेवलप होता है, फिर जो ये आगे का सूट वाला पार्ट है इसे बोलते हैं प्लूमल। क्या बोलते हैं इसे? प्लूमल। और प्लूमल से क्या होता है? स्टेम। जो सूट वाला पार्ट होता है ना, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, बर्ड्स, फ्रूट्स, ये सब इससे बाहर डेवलप होके बाहर निकलते हैं। तो ये हमारे सीड का इनसाइड स्ट्रक्चर है। दिख रहा है आपको? इस तरह से। ये क्या बताया मैंने आपको? ये बताया आपके कॉटिलेडन है 2। क्या है? लीव्स। इनमें लीव्स रहती हैं। जब ये प्लूमल से ये सूट बाहर को डेवलप होता है तो इसी के अंदर से लीव्स निकलती हैं बाहर को। और कॉटिलेडन्स का क्या काम होता है? इसका फंक्शन होता है ये एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर करता है। क्या करता है? फूड स्टोर करता है कॉटिलेडन। कॉटिलेडन जब फूड स्टोर करेगा तो ही एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, ये डेवलप होता है एम्ब्रियो। ओके। और ये स्टार्टिंग हो जाती है जब से आप बीज को भिगो देते हो, तब से इसकी डेवलपिंग स्टार्ट हो जाती है। गॉट इट? और यहाँ से जब रेडिकल बाहर निकलता है तो रेडिकल, सबसे पहले रेडिकल का ग्रोथ होता है, उसके बाद सूट पोर्शन जो प्लूमल होता है वो फिर ग्रोथ करना शुरू करता है। तो आपको ये इससे दिख गया ना ये कैसे सीड का स्ट्रक्चर होता है अंदर से? यही सीड का स्ट्रक्चर है। फिर मैं आपको डायग्राम भेज दूंगी, आप इस सीड के स्ट्रक्चर आज अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करेंगे। ओके। और उनके सारे पार्ट्स भी लिखेंगे। ठीक है। अब आगे हम ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेट कैसे करना है हमें। हाँ, अब देखिए हमें फर्स्ट पॉइंट हमें क्या ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन आपको दिया ही है। फर्स्ट है, आर द सीड गेटिंग एयर? क्या बीजों ने हवा मिल रही है उनको, बीजों को? तो आप देखेंगे फर्स्ट बाउल में वहाँ नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो बीज हैं वो पानी में डूबे हुए हैं और पानी के ऊपर तक हवा जाएगी, पानी के अंदर हवा जाने में मुश्किल होती है। सेकंड बाउल खुला था, आपने देखा था, कॉटन में के ऊपर रखा हुआ था, उसमें पानी में डूबे नहीं थे तो उन्हें हवा भी मिल रही थी और नीचे गीले कॉटन से पानी भी मिल ही रहा था। और थर्ड बाउल में सिर्फ सीड रखे हुए थे तो उसमें उन्हें हवा मिल रही थी। क्या हो रहा था? हवा मिल रही थी, उसमें पानी नहीं डला था, खाली था कटोरा, इसलिए उसमें हवा भी जा रही थी। फिर सेकंड पॉइंट है, आर द सीड्स गेटिंग वाटर? क्या बीजों को पानी मिल रहा है? तो आपने देखा ही है, ऑब्वियसली फर्स्ट बाउल में पानी मिल रहा है, आपने पानी में डुबोया है उन्हें। और सेकंड बाउल में भी पानी मिल ही रहा है क्योंकि आपने गीले कपड़े में रखा है उन्हें। और थर्ड बाउल में आपने पानी रखा ही नहीं है तो उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट बाउल और सेकंड बाउल में यस और थर्ड बाउल में नो। ओके। थर्ड पॉइंट है, व्हाट चेंजेस डिड यू सी? आपने क्या बदलाव देखा? मैंने अभी आपको भीगे हुए चने दिखाए हैं कि 2 दिन बाद आप जब देखेंगे तो चना फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। ओके। तो स्वेल्ड अप द सीड इन द फर्स्ट बाउल। ओके। और सेकंड बाउल में क्या होगा? नीचे से पानी मिल रहा है उन्हें तो वो भी स्वेल हो जाएंगे, लेकिन उनमें साथ में हवा मिलने के कारण, जो एयर उन्हें मिल रही है उसके कारण उनमें स्प्राउट भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? स्प्राउट्स भी आ जाएंगे। ओके। और थर्ड बाउल में कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा थर्ड बाउल में। लास्ट पॉइंट है, हैव द सीड स्प्राउटेड? क्या सीड स्प्राउट हुए? यस। फर्स्ट बाउल में नो एंड सेकंड बाउल में हुए थे। कहाँ हुए थे? सेकंड बाउल में स्प्राउट हुए थे। और थर्ड बाउल में भी नो, क्योंकि थर्ड बाउल में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। थर्ड बाउल में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, सीड ज्यों के त्यों हैं।
ना उन्हें हवा मिली है ना उन्हें पानी मिला, इसीलिए थर्ड बाउल में कोई अंतर नहीं आया, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। फर्स्ट बाउल में आपके वो स्वेल हो चुके हैं, स्प्राउटेड नहीं हुए हैं, तो अब इसलिए फर्स्ट बाउल भी नो है और थर्ड बाउल भी नो है। ओनली स्प्राउटेड कहाँ हुए हैं? सेकंड बाउल में। क्यों हुए? क्योंकि उन्हें हवा और पानी दोनों मिला था, ठीक है। और गीले कपड़े की गर्मी भी मिलेगी, गीले कपड़े की जो क्या मिलेगी, कपड़े की थोड़ी तो वार्मथ होती ही है, ढक के आपने रखा है तो उसमें थोड़ी गर्मी भी मिलेगी उससे। और ये तीन चीज़ें ही हमें स्प्राउट करने के लिए चाहिए होता है, किसे? सीड को। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पुटअप किया गया है, टेल एंड राइट इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट। कौन से कटोरी में बीज अंकुरित हुए? तो आपने देखा ऑब्वियसली सेकंड बाउल में बीज अंकुरित हुए थे, तो आप क्या लिखेंगे? द सीड्स स्प्राउटेड इनटू सेकंड बाउल। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स? आपने सेकंड बाउल और जो अदर्स बाउल थे, बाउल फर्स्ट और बाउल थर्ड, उनमें क्या डिफरेंस देखा? आपने क्या देखा? फर्स्ट बाउल जो था वो क्या कर रहा था? हवा ले रहा था, नहीं ले रहा था। सेकंड बाउल हवा ले रहा था और थर्ड बाउल भी हवा ले रहा था। तो इन दोनों में तो हवा लेने में सिमिलरिटी थी, सेकंड बाउल और थर्ड बाउल में, लेकिन फर्स्ट बाउल में हवा नहीं जा रही थी। लेकिन सेकंड जब ऑब्जर्वेशन किया पानी के बारे में, तो फर्स्ट बाउल में पानी था, सेकंड बाउल में भी पानी था, लेकिन थर्ड बाउल में पानी नहीं था। तो अंतर क्या हुआ? दोनों चीज़ें किसे मिल रही थी? सेकंड बाउल को पानी भी मिल रहा था और हवा भी मिल रही थी। फर्स्ट बाउल को केवल पानी मिल रहा था और थर्ड बाउल को केवल हवा मिल रही थी। तो ये दोनों ही हमें नहीं चाहिए थे स्प्राउट के लिए, हमें क्या चाहिए था? हवा और पानी दोनों चाहिए था। तभी क्या होता है? स्प्राउट हुआ सेकंड बाउल में। तो यही अंतर है उसमें कि सेकंड बाउल गेट बोथ एयर एंड वाटर, बट फर्स्ट बाउल एंड थर्ड बाउल डिड नॉट गेट both things, air and water together. First bowl get only water and third bowl get only air. यही डिफरेंस उन तीनों बाउल्स में था। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका है, व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ। गोपाल की मम्मी ने जो चने थे उन्हें डैम्प क्लॉथ में क्यों रखा? ताकि उन्हें क्या मिले? चनों को पानी मिले और हवा भी मिले। इसीलिए गोपाल्स मदर टाइड द चना इन अ डैम्प क्लॉथ बिकॉज टू गेट एयर एंड वाटर बोथ, टू गेट एयर एंड वाटर बोथ। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर आपको एक मसूर की दाल दिख रही है। क्या दिख रही है? ये यहाँ पर सीड रखा है। ये किसकी सीड है? ये आपने रेड कलर की दाल आपके घर में होती होगी, मलका। क्या है ये? मलका, मलके की दाल है यहाँ पर। ये क्या कह रहा है? आपसे कुछ बात बता रहा है आपको ये। व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल। जब आप होल मसूर को स्प्लिट कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो आप मुझे पाते हैं मसूर दाल। किसे? मसूर दाल। इसको पाते हैं आप, मलका को पाते हैं। बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी। लेकिन उसके बाद तब आप मुझे क्या नहीं कर सकते हो? अंकुरित नहीं कर सकते हो मुझे। कैन यू थिंक वाई? क्या आप बता सकते हो कि क्यों ऐसा होता है? क्यों हम इसे अंकुरित नहीं कर सकते? ये देखिए बेटा, ये है होल मसूर। क्या है ये? होल मसूर। अभी मैंने आपको चना दिखाया भिगा हुआ, तो जब हमने उसे खोला था तो आपने देखा था ना, वो 2 कॉटिलेडन्स में हमें अंदर दिखा था, 2 कॉटिलेडन्स थे उसमें और एम्ब्रियो दिखाई दे रहा था पूरा। तो जब होल मसूर होता है वही हम, उससे ही हम क्या कर उगा सकते हैं? बेबी प्लांट उगा सकते हैं, प्लांट्स उगा सकते हैं। लेकिन जब हम उसे इस तरह से क्रश कर स्प्लिट करके इस तरह से मसूर दाल में चेंज कर देंगे, तो उसके अंदर का हमने एम्ब्रियो जो होता है वो सूख चुका होता है, ड्राई हो चुका होता है और नष्ट हो चुका होता है, जिसके कारण, और ये प्रोटेक्ट, हम इसे क्या नहीं कर सकते? स्प्राउट अब नहीं कर सकते। हम स्प्राउट करेंगे भी तो हल्का सा आपका निकलेगा, अगर हो सके इसके अंदर का एम्ब्रियो बचा हो तो हल्का सा निकलेगा, बट वो
क्या नहीं हो पाएगा, बेबी प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये हम इसे स्प्राउट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसका सीड कोड निकाल दिया। आप देख रहे हो ना, ये बाहर से ब्राउन कलर का सीड कोड है इसमें, लेकिन जब इसकी दाल हम बना लेते हैं तो सीड कोड इसमें से हट जाता है, और सीड कोड हटने से इसकी प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है, जो सीड कोड का काम था वो हट जाता है, ये जिसके कारण इसका एम्ब्रियो नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए हम इसे फिर क्या नहीं कर सकते हैं, स्प्राउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। अब अपने जो स्प्राउटेड 2 दिन बाद अपने स्प्राउटेड चना को देखना, जो 5 सीड आपने सेकंड बाउल में रखे थे, जो स्प्राउट हो जाएंगे तो उन्हें आप अपनी नोटबुक में फिर ड्रॉ करोगे कि वो कैसे दिख रहे हैं। उन्हें देख करके आप 1 बाय 1 5 के 5 ग्राम्स को ड्रॉ करेंगे स्प्राउटेड के साथ, ठीक है। उन पे जो स्प्राउटेड निकले होंगे उनके साथ ही से आपको यहाँ पर दिखाया भी है मैंने, स्प्राउटेड चना बाउल में रखा हुआ, तो आप देख लीजिए ऐसा ही होगा आपका भी, और उसको आप 5 के 5 सीड्स आप ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिया है यहाँ पर आपको, प्लांट योर सीड्स। अपने बीजों से क्या बनाओ, तुम्हारे जो बीज हैं उनका पौधा, आपको अपने बीज बोने हैं और पौधा बनाना है। तो इसके लिए आपको सीड बोने होंगे, यानी कि जर्मिनेशन ऑफ सीड। आपको सीड को जर्मिनेट करना होगा। क्या करना होगा? जर्मिनेट करना होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखो बेटा, ये है सीड जर्मिनेशन। सीड कैसे जर्मिनेट होता है, कैसे हम बोते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, इस ड्राइंग में यहाँ पर मैंने लिया है ये डायग्राम सीड जर्मिनेशन का। तो ध्यान से देखिए, हम पहले सीड को ऐसे सॉइल में बोते हैं। फर्स्टली सो द सीड इन द सॉइल, देन उसमें थोड़ा चेंज होता है, देन ये जो सीड कोड होता है ये बाहर से खुलता है यहाँ पर हाइलम से के थ्रू, और यहाँ से हमारा जो एम्ब्रियो है ये डेवलप होके बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो में से जो आपका रेडिकल होता है वो डाउनवर्ड्स को डेवलप करता है। ये देखो रूट के एज अ रूट, बेबी रूट, ये दिख रहा है ना आपको रूट। तो यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर ये रूट है, ये रूट के थ्रू रेडिकल निकल के डेवलप हो रहा है डाउनवर्ड्स की तरफ। हमेशा रूट कहाँ होता है आप लोग जानते हो ना, अंडरग्राउंड। और उसके बाद जो ये सूट वाला पार्ट है, ये सूट पार्ट हमारा देखो ग्राउंड के ऊपर की साइड को डेवलप हो रहा है, अपवर्ड साइड को, ठीक है। उसके बाद जो ये येलो कलर के कॉटिलेडन्स हैं, इनसे बाहर के सीड कोड निकलता है बाहर। उसके बाद से कॉटिलेडन्स को क्या मिलता है, ये कॉटिलेडन्स का मैंने आपको बताया था ना कि क्या काम है, ये एम्ब्रियो के लिए फूड बनाते हैं। अब ये जब बाहर आ चुके हैं, जमीन के ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ से इन्हें सनरेज मिलेगा। क्या मिलेगा? सनरेज मिलेगा, सूर्य की किरणें मिलेंगी यहाँ से। तो इससे इन्हें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनकी स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होने से शुरू होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लीव्स बाहर निकल गए ग्रीन कलर के। अब क्या होगा, ये कोटिलेडन्स का काम अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब लीव्स को सनलाइट मिल चुकी है, और यहाँ से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे और अपना भोजन अब खुद बनाने लगे। अब कोटिलेडन्स को उनके लिए भोजन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आपको क्लास 4 में मैंने बताया है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। फिर आप देख रहे हैं यहाँ ये जो है, ये दोनों साइड से कॉटिलेडन्स अब ये सूख चुका है, ड्राई हो चुका है। अब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कभी हरा भी रहता ही है, वैसे धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है और प्लांट ऊपर को बढ़ने लगता है। ये लीव्स पहले यहाँ पे बंद लीव्स थी, क्लोज लीव, अब ये ओपन हो चुकी हैं लीव्स। अब 2 लीव्स होगी, इसके बाद से फिर ऊपर को प्लांट ग्रो करेगा, फिर 2 लीव्स और निकलेंगी। इस तरह से ये प्लांट अब धीरे धीरे बिग प्लांट में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस है। ये डायग्राम को भी आप अच्छे से समझेंगे। गॉट इट? अब हम बच्चों ये प्रोजेक्ट को समझते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ। आपको एक मिट्टी का बर्तन या एक टिन का कैन चौड़े मुंह वाला लेना है। कैसे लेना है? चौड़े मुंह वाला। मेक स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन।
आपको केन के बॉटम में, अगर आपने क्ले पॉट गमला लिया है तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है स्मॉल होल करने की, लेकिन अगर आपने क्या लिया है, केन लिया है टिन का, तो उसमें आप नीचे बॉटम में उसके तले में एक छोटा सा छेद कर देंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, अभी आपने पढ़ा है सीड को एयर की भी ज़रूरत होती है और वाटर उसमें से एक्स्ट्रा आप वाटर डालोगे, अगर नीचे से आपने होल नहीं किया है तो उसमें वाटर उसी में रहेगा और सीड उसमें डूबा रहने, जो आपने पहली वाली बाउल में देखा था ना कि पानी में डूबे रहने से बीज को हवा नहीं मिली थी और वो स्प्राउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, धीरे धीरे अगर ज़्यादा दिन तक ऐसे ही पानी में रहेगा सीड तो वो सड़ के नष्ट भी हो सकता है, तो इसलिए हवा की भी आवश्यकता है, इसीलिए नीचे से छेद उसमें टाइनी होल करना बहुत ज़रूरी है। किसमें, केन में करना, ताकि आपके सीड को एयर और वाटर प्रॉपर क्वांटिटी में मिले। ठीक है, ना ज़्यादा उसे पानी मिले और हवा की आवश्यकता होती ही होती है, ऊपर से उसे वार्म भी मिलेगा। आप सनलाइट में रखेंगे अपने गमले को, पॉट को, तो ऊपर से उसमें सूर्य की गर्मी भी जाएगी तो वार्म भी होगा। ओके, मिट्टी गर्म भी होगी। आगे बढ़ते हैं हमने, और क्या करना है फिर, फिल योर केन विथ सॉइल। अब आपने अपने केन को छेद करने के बाद मिट्टी से भर देना है। पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल, और उसके बाद एक ही प्रकार का बीज लेना, अलग अलग बीज नहीं लेना। जैसे आप अगर कोई भी बीज ले रहे हो, सपोज चना लिया है तो चने के ही 4 या 5 बीज आपको उसमें रखने हैं। किसमें, मिट्टी में। एंड प्रेस देम जेंटली, और उन्हें आराम से दबाना है, जोर से अंदर घुसा नहीं देना है, हल्के से हाथ से, ताकि वो मिट्टी के अंदर ढक जाए। बस इतना ही करना है, 1 सेंटीमीटर में डालना है, बस 1 सेंटीमीटर अंदर, उससे ज़्यादा गहराई में नहीं डालोगे आप। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग सीड्स देने हैं ग्रो करने के लिए, लेकिन अब ये घर में आपके संभव है नहीं। आप सही बच्चे अपने अपने घरों में, तो सही बच्चे नीचे आपको जो सीड्स दिए हुए हैं इनमें से कोई भी एक सीड चुन लेना बच्चों, और आप अपने गमले में उसे उगा सकते हैं। देखिए आपको क्या क्या सीड दिए हैं, सच एज मस्टर्ड मीन सरसों, फेनुग्रीक मीन मेथी, सेसम मीन्स तिल, और कोरिएंडर मीन धनिया। आपको या तो सरसों का बीज लेना है, या मेथी का बीज, तिल का बीज और धनिया का बीज, इन चारों में से कोई भी एक बीज लेना है। उसके 4 या 5 सीड आपको गमले में बो देने हैं। ठीक है, बोने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन नीचे लिखना है आपको, रोज डेली करना है ये काम। तो आजकल सरसों तो आजकल बोई नहीं जाती है बेटा, आजकल मेथी बोई जाती है, तिल और धनिया, ये तीनों चीज़ें बोई जाती हैं। तो इन तीनों में से ही आप कोई बीज ले लीजिएगा, आपके घर में होंगे, और इसे बो कर दिखाइएगा गमले। आपके 1-2 महीने में ही आपका सीड ग्रो होकर के उसमें फ्लावर भी आने लगेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं आपको क्या करना है। नेम ऑफ द सीड, आप जो भी इन तीनों में से बीज बोएंगे उसका नाम यहाँ लिख देना है आपको, यहाँ पर उस सीड का नेम लिखना है, और जिस दिन आप गमले में उसे बोएंगे, मिट्टी के अंदर डालेंगे, वो डेट यहाँ पर लिखो, उस डेट को लिखोगे यहाँ। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, स्टार्ट फिलिंग द टेबल। जिस दिन आप ऑब्जर्व करोगे, अवलोकन करोगे कि उस बीज में से कुछ बाहर आया, मिट्टी में से कुछ बाहर आया, तो उस दिन से आप इस टेबल को भरना शुरू करोगे। तब तक वो दिन आप गिन के रहना कि वो दिन कब आया था, वो डेट। अब आप पहले आपने बीज बोने की डेट यहाँ लिखी है, तो जिस दिन आप ऑब्जर्वेशन शुरू करोगे, जिस दिन आप देखोगे कि कोई चीज़ बाहर निकल गई है मिट्टी में से बाहर, तो आप उस दिन की डेट से यहाँ से अवलोकन शुरू करना, ऑब्जर्वेशन लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो उस डेट की, इस डेट के और इस डेट के बीच में जो गैप होगा, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि बीज कितने दिन में ग्रो हुआ है, कितने दिन में सीड ग्रो हुआ है, वो डेट आपको पता चल जाएगी। फिर आपको वहाँ पर उस दिन ये देखना हाइट ऑफ द प्लांट के, और सेंटीमीटर में नापना। आपके पास पैरामीटर होगा आपका स्केल, आपको स्केल से उसे नापना है कि कितना प्लांट बाहर निकला है मिट्टी से बाहर, और उसको यहाँ पर लिख देना है। 1 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा तो नहीं निकलेगा, 1/2 सेंटीमीटर के लगभग हाइट होगी उस दिन उसकी। नंबर ऑफ लीव्स सीन, और आपको कितनी पत्तियाँ दिखी, क्लोज लीव्स दिखी होंगी 1 और 2, उससे ज़्यादा आपको लीव्स भी नहीं दिखेंगी, या फिर कॉटिलेडन से हल्का सा
आपको मैंने अभी जर्मिनेशन ऑफ सीड में दिखाया भी था, हल्का सा लीफ बाहर निकला होगा। एनी अदर चेंजेस, और भी कोई चेंजेस देखा होगा तो कॉटिलेडन, येलो कलर का कॉटिलेडन देखा होगा बाहर को निकले हुए, या वाई उसका कलर कैसा था ये आप यहाँ पर लिखोगे। प्लांट का कलर कैसा था ये अदर चेंजेस में आएगा। जब प्लांट मिट्टी से बाहर निकला तो वाइट और येलो कलर का ही होता है, ग्रीन कलर का नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से आप देखोगे जब अगला चेंज उसमें, उसके बाद जो चेंज आपने देख लिया था उसके बाद जो नया चेंज आप देखोगे उस दिन की डेट यहाँ लिखना और देखना कितना अंतर, 1-2 दिन हुए हैं या 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, उसका अंतर गैप आपकी डेट के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। और फिर आपको हाइट नापनी है, उस मेजरमेंट करनी है उसकी। फिर देखना है अब कितनी पत्तियां आई हैं और अब उसके कलर में भी कोई चेंजेस आया कि नहीं आएगा। आई थिंक अब वो येलो से थोड़ा लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी उसमें। तो धीरे धीरे नेक्स्ट जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो प्लांट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। वो डेट डालेंगे, उसकी हाइट फिर करेंगे, फिर उसमें लीव्स देखेंगे, फिर उसमें 1-2 पत्तियां, 3 पत्ती 4 पत्ती निकल जाएंगी लीव्स। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि उन लीव्स का कलर चेंज हो चुका है। लास्ट पॉइंट में कलर चेंज हो जाएगा और लीव्स अब आपको ग्रीन कलर के दिखेंगी। तो बेटा जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है इसमें, किसमें, लीव्स में ग्रीन पिगमेंट, मैंने आपको 4th में भी बताया हुआ है। इस ग्रीन पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? CHLORO, क्लोरो, PHYLL, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन पिगमेंट लीव्स में पाया जाता है, ठीक है। आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है। ये प्लांट आपको आजकल आप छुट्टी में एक आपको ये और उसकी केयर भी करनी है। पूरी जिम्मेदारी आप ही की होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि मम्मी को दे दो, मम्मी आप पानी डाल दो, आप देख दो, आप कर दो, आपको खुद करना है। देखते हैं आप कैसे प्लांट की केयर करते हो। सो स्टूडेंट्स, आज आपका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज मैंने आपको क्या क्या होमवर्क दिया है आप देख लें एक बार। एक मैंने आपको ये प्रोजेक्ट दिया है, ये तो आप स्टार्ट कर ही देंगे। इसमें आपको 1 महीना करीब लग जाएगा इस प्रोजेक्ट को करने में। उसके बाद मैंने आपको क्या दिया है, उसके बाद मैंने आपको ये एक्टिविटी दी है जो आपने बाउल में सीड्स को भिगो के रखना है, नहीं भिगोना। 3 बाउल्स का प्रोजेक्ट, एक इसे आपको करना है, इसका ऑब्जर्वेशन करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको ये 3 क्वेश्चंस लिखने हैं, इनके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन भी करने हैं, ओके। तो इतना काम आपको करना है। सो बाय बेटा, थैंक यू।